In today's lecture, let's discuss about some questions related to natural resources. So here is our first question. How do biotic and abiotic factors affect the crop production? देखो, हमने जब भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा तो हमने वहाँ पे बात की थी बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स की, जो कि हमें और हर एक चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फसलों को अफेक्ट करेंगे, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है हाउ। सो बायोटिक में जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स, माइक्रोब्स। देखिए, जो अर्थवर्म्स हैं वो सॉइल के टेक्सचर को बेहतरीन बनाते हैं। ओके, माइक्रोब्स क्या करते हैं? स्पेशली माइक्रोब्स जो है वो डैमेजिंग भी होते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रोब्स कौन से स्पेशली यहाँ पे? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बायोटिक फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं क्रॉप्स को। नेक्स्ट इज एबायोटिक कैसे अफेक्ट करेंगे? सो एबायोटिक में पहला फैक्टर है सनलाइट। सनलाइट किस लिए जरूरी होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होती है। सेकेंड फैक्टर इज सॉइल। सॉइल से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स। रूट के थ्रू न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है और सभी पार्ट्स में सप्लाई होती है। टेम्परेचर, देखिए थर्ड एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर प्रॉपर टेम्परेचर है तो ग्रोथ रेगुलेट रहेगी। मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, तो पौधे जो है उसकी पत्तियां सूखने लग जाएंगी। तो ग्रोथ एंड अदर प्रोसेसेस लाइक ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर बनेंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, विच इज़ नॉट गुड। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फैक्टर एबायोटिक इज रेनफॉल। यस, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल नो कि अगर सूखा पड़ जाता है तो प्लांट फसल पूरी डैमेज हो जाती है। तो रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल इरिगेशन। ये नेचुरली क्या करता है? सिंचाई कर देता है प्लांट्स की। ओके, so here is a question number 2. What factors may be responsible for the losses of the storage grains? Yes, grains during storage. जब ग्रेन्स का हम स्टोरेज करते हैं तो क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि फसलें डैमेज हो जाती हैं? तो ये हमने डिस्कस भी किया था। देयर आर टू फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या फैक्टर्स डैमेज कर सकते हैं? सपोज कीजिए आपने किसी बड़े बड़े डिब्बों में भरकर फसल रखी जाती है ना, प्रिजर्व करके, या किसी भंडार गृह में रखी जाती है, तो वहां पे क्या चीजें डैमेज कर सकती हैं? या तो चूहे, है ना, चूहे लग जाएं, फिर वो अपना वेस्ट मटेरियल वहीं पर फेंकेंगे तो वो फसल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, माउस, माइट्स, इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो गया, कीड़े पड़ गए फसल में तो वो खाने लायक नहीं रहेगी बायोटिक में। ठीक है, सेकेंड है कि बैक्टीरिया और फंगल अटैक हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से डिजीजेस, इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे फसल में, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द स्टोरेज ग्रेन्स। तो पहला फैक्टर है कि इम्प्रॉपर टेम्परेचर ऑफ स्टोर हाउस। जहां जिस भंडार गृह में रखा है फसलों को, वहां पे टेम्परेचर ही अच्छा नहीं है। मान लीजिए बहुत ही ठंडा टेम्परेचर है, बहुत ही लो है, तो उन फसलों में क्या होगा? सीलन आ जाएगी। ठीक है, सिल जाएंगी, वो मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा, उसमें पानी सा हो जाएगा। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर है तो भी अच्छी बात नहीं है। सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। यस, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी, है ना, फसलें सड़ने लग जाएंगी जल्दी। इंक्रीज मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्स। अब मान लो फसल ढंग से सुखाई नहीं है, वो भी हल्की हल्की ऑलरेडी गीली है, उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, तो क्या वो ज्यादा टाइम तक टिक पाएगी? ऑब्वियसली नो। सो दीज आर सम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर विच विल अफेक्ट द ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वेराइटीज सुटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। तो अभी हमने डिस्कस किया था जैसा कि ये, ठीक है, कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एक हनी प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। तो कहने का मतलब कि मधुमक्खी कैसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उस पे ये चीज डिपेंड करती है। ठीक है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि हनी की प्रोडक्शन कैसी होगी। तो सबसे पहली बात है व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इन्होंने ये पूछा कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक बी वैरायटीज के हनी प्रोडक्शन के लिए, कैसी मधुमक्खियां होनी चाहिए। ठीक है, कैसी मधुमक्खियां आप चाहते हैं कि शहद वो प्रोड्यूस करें, तो कैसी मधुमक्खियां होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात इंक्रीज हनी एल्ड। ठीक है, ज्यादा हनी एल्ड करने वाली होनी चाहिए वो। डिक्रीज स्टिंग, ठीक है, डंक कम मारने वाली होनी चाहिए। लॉन्ग स्टे इन बी हाइव्स, लंबे समय के लिए बी हाइव्स में रहने वाली होनी चाहिए।
थर्ड इज ब्रीड वेरी वेल, यस, वो रिप्रोड्यूस अच्छे से करें ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़े और ज्यादा हनी की प्रोडक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। ये दो क्या होते हैं, दीज आर द क्रॉपिंग पैटर्न्स, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, इनके एडवांटेजेस भी अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंटरक्रॉपिंग, देखिए इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में लगाते हो लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में लगाते हो, तो जब ऐसा होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। हमने डिस्कस किया, ये देखिए अगर ये कोई एक खेत है, इसमें ये आपने कोई और फसल लगाई लाइक सोयाबीन लगा दिया और ये मक्का लगा दिया, ठीक है, मीन्स फ्यू रोज ऑफ सोयाबीन एंड फ्यू रोज ऑफ मक्का, एंड देन यू कैन ग्रो अदर थर्ड क्रॉप और सिमिलर सोयाबीन इन द सीक्वेंस लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से रोज में ये करी जाती है ना। तो इसका फायदा क्या होता है, इट मेंटेन्स द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, सॉइल का उपजाऊपन बना रहता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, यस, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना, अलग अलग क्रॉप है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हर एक देखो, सोयाबीन अपने भरपूर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर लेगी, ये अपने भरपूर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करेगी, ग्रोथ प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। सेव्स लेबर एंड टाइम, यस। अब जैसे मान लो कोई एक ही फसल लगानी है और वो इतनी कॉम्प्लेक्स फसल है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो थोड़ी थोड़ी करके लगाएंगे तो बंदा खुद लगा सकता है कि आज सोयाबीन लगा ली कल कुछ और लगा लो, इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड। क्रॉप रोटेशन, देखिए क्रॉप रोटेशन क्या होती है, क्रॉप रोटेशन होती है कि एक ही साल में आप 4 फसलें उगा ली आपने, 3 से 4 फसलें आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है सीजन पे कि ये इस सीजन, जैसे बरसात है तो उस टाइम पैडी यानी कि चावल बहुत ज्यादा चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सीजन जो चॉइस ऑफ क्रॉप डिपेंड्स अपॉन द सीजन, ओके। आप 5 to 6 क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हो एक पूरे साल में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वैरायटी एक्सपोजर, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की वैरायटीज को एक्सपोजर मिलता है ग्रो होने का क्रॉप रोटेशन में, ये एक एडवांटेज है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा क्रॉप रोटेशन, एक ही फसल अगर लगती जाएगी ना तो वो सॉइल भी उसी फसल की आदी हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगी, ठीक है, तो फर्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर अलग अलग क्रॉप्स उगाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी एनहांस करेगी। वीड कंट्रोल्स, यस, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। अगर एक ही टाइप की खेती करते रहेंगे तो वीड्स भी सेम वीड्स को दोबारा ग्रो करने की आदत हो जाएगी, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट फसलें ग्रो करेंगे तो उनके वीड्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस पेस्ट इन्फेस्टेशन, यस, अगर आप अलग अलग फसलें उगाएंगे तो पेस्ट भी अलग अलग वैरायटी पे लगते हैं, सारी फसलों में पेस्ट नहीं लगते हैं, ठीक है, कुछ फसलों में अलग लगेंगे, कुछ फसलों में डिफरेंट वैरायटी के पेस्ट होते हैं, तो वो पेस्ट इन्फेस्टेशन कंट्रोल हो सकती है अगर फसलें ही अलग अलग ग्रो करी जाएं, okay. Let's talk about question number 5, that is, what is the genetic manipulation, how it is helpful in agriculture. जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होती है और एग्रीकल्चर के लिए ये क्यों जरूरी है। देखो, जेनेटिक मैनिपुलेशन होती है कि जो जीन्स के लेवल पर चेंजेस लेके आना है जीन्स में, ठीक है, मीन्स आपने क्या करना है कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर आप चाहते हैं उस कैरेक्टर को आप दूसरे इंडिविजुअल जिसमें आप चाहते हैं, एक कैरेक्टर है कि जिसको आप चाहते हैं और एक है जिसके लिए आप चाहते हैं, उसमें आपको वो ट्रांसफर करना है वो कैरेक्टर एक इंडिविजुअल से लेके। तो कैसे करोगे, जेनेटिक लेवल पे ट्रांसफर होगा, जीन्स ट्रांसफर करेंगे हम जो कि उस कैरेक्टर के लिए कोड करता होगा, ठीक है। सो this, what is genetic manipulation? It is the isolation of the desired genes from one plant and transfer to the other plant by the technique known as hybridization, ठीक है। कैसे ये सारा प्रोसेस किया जाता है कि एक प्लांट से निकाल के जीन को, कौन सा जीन, डिजायरेबल, मान लो मुझे किसी प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस लेके आनी है, तो मैंने वो डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन एक प्लांट से निकाला और जिसमें मेरे को लेकर आनी है डिजीज रेजिस्टेंस, मैंने उसमें वो जीन ट्रांसफर कर दिया बाय द प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बहुत साइंटिफिक लेवल पे डिटेल्ड प्रोसेस है, आप बस इतना याद रखिए। फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड क्या क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, इन्होंने कहा हाउ इट इज हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर।
कैसे हेल्पफुल है? क्योंकि जो यील्ड है प्लांट्स की, फसल की जो यील्ड है वो इंक्रीज करती है, फसलों में डिजीज रेजिस्टेंस आती है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस आती है। स्ट्रेस कौन सा? स्ट्रेस वो नहीं, मेंटल स्ट्रेस। प्लांट्स में कौन सा स्ट्रेस होता है? एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ड्राउट्स, फ्लड्स, इन सारों के प्रति रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और मैच्योरिटी पीरियड कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लांट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, वो काफी टाइम के लिए अपना पीरियड एंजॉय करें, ऐसा प्लांट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स? अगर अच्छे से एनिमल हस्बेंड्री का किया जाए पालन को, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, सारे एस्पेक्ट आ जाएंगे इसमें, ठीक है, कैटल फार्मिंग, फिशरीज, बी कीपिंग, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, पोल्ट्री, ठीक है। तो कैसे गुड एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिसेस फार्मर्स को बेनिफिट करती हैं? तो कैसे, क्या क्या फायदे हो सकते हैं किसानों को? तो क्या हो सकते हैं? पहला इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स, ठीक है, कि अगर अच्छी एनिमल हस्बेंड्री है तो ब्रीड अच्छी होगी, प्रजाति अच्छी होगी वहां पे। नेक्स्ट है कि यील्ड जो है फूड स्टफ की वो ज्यादा होगी, है ना, कि जो भी एनिमल हस्बेंड्री में अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे से इनका ध्यान रखें तो वो फूड स्टफ ज्यादा देंगे, ठीक है। जैसे कैटल फार्मिंग में मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, पोल्ट्री में एग्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, फिशरीज का हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर मैनेजमेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट मींस प्रॉपर शेल्टर, फीडिंग और केयर हो, ठीक है। तो इस वजह से एनिमल हस्बेंड्री जो है वो फार्मर्स को बेनिफिट करेगी, कि अगर अच्छी एनिमल हस्बेंड्री तो उससे प्रॉपरली मैनेजमेंट होगा, प्लेस ऑफ लिविंग भी मिल जाएगा एनिमल्स के लिए, फीड करने की जगह मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग? अगर बोलते प्रोडक्शन बढ़ानी है ना, तो क्या चीज कॉमन है पोल्ट्री में, फिशरी में और बी कीपिंग? इन तीनों चीजों में क्या चीज कॉमन है? तो देखो, एक ही चीज कॉमन होती है कि आप क्या टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, मॉडर्न मेथड्स आप क्या यूज करोगे। सो बाय अडॉप्टिंग द न्यू साइंटिफिक वेज ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला कि फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन, कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो इन तीनों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो क्या कर सकते हैं हम? नए साइंटिफिक मेथड को अपना सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अच्छे से न्यूट्रिशन इनको देंगे, फीड अच्छा देंगे पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग को, क्लीनिंग अच्छे से रखेंगे, ठीक है, क्लीन जगह पे इनको रखेंगे ताकि बीमार ना पड़े, इन्फेक्शन का सोर्स अवॉइड करेंगे। ब्रीडिंग टेक्निक्स, यस, हाइब्रिड्स की प्रोडक्शन, क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे ताकि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सके। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज।